दोस्तों, इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। आधी रात का समय था। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक मुझे किसी के फोन पर जोर जोर से बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं ड्राइंग रूम में उठकर गया। देखा मम्मी कान पर फोन लगाकर किसी से बात कर रही थी। मैंने मम्मी से पूछा, किससे बात कर रही हो इतनी रात को? सालू आंटी का फोन आया है, वे बहुत रो रही है, कहीं कुछ कर ना ले, मुझे जाना होगा। बेटा, मम्मी सालू आंटी मर चुकी है, वे आपको फोन कैसे कर सकती है? होश में आइए, मैं सच कह रहा हूँ। बेटा, सच में उनका फोन आया था। मैंने गुस्से में फोन उनके हाथ से लेकर रिसीवर नीचे रख दिया। तभी एक बार फिर फोन की घंटी नगन उठी। आधी रात को अचानक फोन की घंटी की आवाज सुनकर मैं कांप उठा था। कांपते हाथों से मैंने फोन उठाकर हेलो बोला तो दूसरी तरफ से किसी औरत के सिसकने की आवाज सुनाई देने लगी। फोन मेरे हाथ से छूट गया और पसीने पसीने होकर जमीन पर थप से गिर पड़ा। फोन का रिसीवर हवा में लटका हुआ था, फिर भी लगातार फोन के बजने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। उस रात पहली बार मुझे समझ में आया कि रूम में डर महसूस होने लगा। क्या होता है? सालू आई थी, थोड़ी देर पहले कह रही थी, तू भी मेरे साथ चल। देख तो उस दिन मुझे लेने नहीं आया, अकेला छोड़ दिया मुझे, लेकिन मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। मम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। साल 1882 से रह रहे थे। पापा का बिजनेस खूब फल फूल रहा था। हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मम्मी की एक सहेली थी सालू आंटी, जो हमारे सामने वाले घर में रहती थी। सालू आंटी अक्सर दोपहर के समय हमारे घर आती और मम्मी के साथ बैठकर घंटों बातें करती थी। उस समय मैं 12वीं में पढ़ता था। उनकी बातें समझने की ना मेरे पास समझ थी ना ही समय, लेकिन इतना जरूर समझ में आता था कि आंटी अक्सर मम्मी से बातें करते हुए रोने लग जाती थी। रात के समय उनके घर से अक्सर झगड़े की आवाज भी सुनाई देती थी। जब उनके घर से रोने पीटने और झगड़ने की आवाज आती थी तो मम्मी दौड़कर उनके घर पर पहुंच जाती थी और फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत होने के बाद ही लौट कर आती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक रोज की बात है, दिसंबर की ठंडी रात थी। मेरी छोटी बहन गुड्डी को तेज बुखार था। बाहर हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। अचानक रात के 11 बजे सालू आंटी के यहाँ से रोने पीटने की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ देर के शोरगुल के बाद हमारे घर के लैंडलाइन पर घंटी बजी तो मैंने फोन उठा लिया। जिम्मी बेटा, मम्मी से बात करा। मम्मी तो गुड्डी के पास है आंटी, उसे तेज बुखार है। उसे तेज बुखार है, फोन पर भी नहीं आ सकती। आंटी के इतना कहने पर मैंने इशारे से मम्मी को फोन पर आने के लिए कहा तो मम्मी ने मुझे इशारे से फोन रखने के लिए कह दिया। मम्मी के कहे अनुसार मैंने फोन काट दिया। इन मियाँ बीवी का रोज का हो गया है, कोई कितने दिन तक बीच बचाव करेगा? मैं अपनी बेटी की तबीयत देखूं या इनकी राम कहानी सुनूं? सुबह सुन लूंगी कौन सा वो भागी जा रही है। मम्मी को कोई अंदाजा नहीं था कि आज सालू आंटी ने उन्हें आखिरी बार फोन किया है। कुछ देर बाद उनके घर से जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देने लगी और फिर सब शांत हो गया। उस रात माँ उनके घर नहीं गई। सुबह 5 बजे तक पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया था। ये खबर सुनकर मम्मी को गहरा आघात लगा। वे अक्सर रातों को उठकर बैठ जाती और दरवाजा खोल बाहर की तरफ भागने लगती। जब पापा पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो तो कहती है, सालू मुझे बुला रही है, उसके यहाँ झगड़ा हो गया है, उसे कुछ हो जाएगा, मुझे जाने दो। पापा को यही लगता था कि मम्मी को सालू आंटी को उस रात न बचा पाने का पछतावा है, इसलिए वे ऐसे रिएक्ट कर रही है। धीरे धीरे हमारे घर का माहौल बदलने लगा। पापा का चलता हुआ बिजनेस ठप पड़ने लगा। अपने बिजनेस को बचाने के लिए पापा ने जो भी कर्ज लिया था वे भी डूब गया। अब पापा के पास कोई और चारा नहीं बचा था। अंत में उन्होंने अपना मकान बेचने का डिसीजन ले लिया। एक तरफ हमारा मकान जा रहा था, दूसरी तरफ कुछ ऐसा घट रहा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। मम्मी को डिप्रेशन नहीं था, उन्हें बाकी सालू आंटी दिखाई दे रही थी और इस बात का एहसास था चुका था। मैं पापा को मम्मी के बारे में बताकर टेंशन नहीं देना चाहता था, लेकिन अब चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही थी। रोज मैंने पापा को सब कुछ सच बताने का निर्णय लिया। उसी शाम पापा घर पर आए तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। क्या बात है पापा, आज आप बहुत खुश लग रहे हो।
ने कहा, बेटा अपना बंगला मुझे आधे दाम में देने के लिए तैयार हो गया है। कहता है सालू चली गई है, अब वे इस घर में नहीं रहना चाहता है, बस जल्द से यहाँ से दूर जाना चाहता है। बेटा हमारे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी। मैं इसी मोहल्ले में सामने वाला घर मिल गया, वो भी आधे दाम में। हम उस घर में नहीं रहने वाला। पापा मम्मी को सालू आंटी दिखाई देती है, मम्मी की हालत बिगड़ रही है और आप कह रहे हैं हम उसी घर में रहने जाएंगे जहां उनकी मौत हुई है। ऐसा कोई घर नहीं जहां कोई मरा ना हो। बहन की बात है ये सब बेटा है। तेरी माँ को डिप्रेशन हुआ है, उसे इलाज की जरूरत है बस। और सबसे बड़ी बात, मैं पैसा दे चुका हूँ, हम कल ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। पापा कुछ सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए 2 दिन बाद हम सालू आंटी के बंगले में शिफ्ट हो गए थे। उस बंगले में बिताए हुए दिन मेरे जीवन के सबसे मनहूस दिनों में से एक है। मम्मी की हालत पहले से काफी खराब थी। पापा अपने कमरे में सोए हुए थे और छोटी मम्मी के साथ कमरे में सोए थे। अचानक आधी रात गए हम किसी के जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को बुरी तरह से मार पीट रहा हो। घबराकर मेरी नींद टूट जाती है। जब मैं अपने बिस्तर से उठा तो पाया कि बिस्तर पर छोटी बहन और मम्मी दोनों नहीं है और पूरे बंगले में अंधेरा पसरा हुआ है। मैंने टॉर्च उठाया और मम्मी और गुड्डी को आवाज लगाते हुए कमरे से बाहर की ओर जाने लगा। बेडरूम से बाहर निकलकर मैं जैसे ही हॉल में आया, वे नज़ारा देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। गुड्डी के बाल बिखरे हुए थे और वे अजीब से डरावने भाव चेहरे पर लेकर गौर गौर कर मम्मी को देख रही थी। मम्मी कमरे के कोने में खड़ी हुई सिसक रही थी। अचानक गुड्डी अजीब ढंग से दीवार पर चलने लगी। मम्मा ये क्या हो गया? गुड्डी को मम्मा होश में आओ। गुड्डी नहीं है वो सालू है। ये क्या कह रही हो? मेरे इतने कहते ही गुड्डी ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो भयानक तरीके से उल्टी होकर हाथ और पैरों पर चलते हुए मम्मी के पास आई और उनके कान में आकर फुसफुस करने लगी, तू चलना मेरे साथ, नहीं तो मैं गुड्डी को ले जाऊंगी। गुड्डी की बात सुनकर मम्मी चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी और मैं भी बुरी तरह डर गया था। ये सब शोर शराबा सुनकर शायद पापा की भी आंख खुल गई और वे दूर खड़े हुए सब देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने मम्मी को बेहोश गिरते हुए देखा, वे दौड़ते हुए घर के मंदिर में गए और वहां से कपूर और गंगा जल उठाकर ले आए। पापा किसी समय में बजरंग बली की बहुत बड़ी भक्ति किया करते थे, इसलिए उन्हें उपाय पता था। पापा ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कपूर जलाया और गंगा जल को कलश के चारों ओर 3 बार घुमाकर उस जल को गुड्डी के ऊपर छिड़क दिया। उसके बाद उन्होंने उस जल को पूरे घर में छिड़का और हॉल में वे कपूर जलता हुआ छोड़ दिया। पापा के उपाय को करने के कारण गुड्डी के ऊपर से सालू आंटी की आत्मा चली गई। उन्होंने कहा, गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुम उन लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और इतनी बड़ी मुसीबत में अपने घर को फंसा दिया। अगर इस घर में हम ज्यादा दिन रहे तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ये प्रेत आत्मा बहुत शक्तिशाली है बेटा। मैं अपने उपाय से कुछ देर के लिए तो उसे रोक सकता हूँ, लेकिन ये उपाय ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। लेकिन पापा वे बराबर मम्मी को अपने साथ ले जाने की बात कह रही है, कहीं मम्मी को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। बेटा मैं किसी ओझा से उपाय करवाता हूँ, कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। अगले दिन एक ओझा के पास गए और ताबीज बनवाकर गुड्डी और माँ को पहना दिया। अगले कुछ दिनों बहुत शांति से बीत गए। एक दिन रात के समय मैंने फिर से किसी की रोने की आवाज सुनी। मैं चौंक कर उठ बैठा और भागते हुए मम्मी के कमरे में पहुंच गया। उस समय पापा घर में नहीं थे। मम्मी अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर लाल रंग से कुछ लिख रही थी। मैं मम्मी के नजदीक पहुंचा तो देखा उनके हाथ की नस कटी हुई थी। वो अपने खून से उस पर लिख रही थी, काश तूने उस दिन मुझसे बात कर ली होती तो मैं जिंदा होती। मैंने आईने की ओर ध्यान से देखा। मम्मी के ठीक पीछे मुझे सालू आंटी का भयानक चेहरा दिखाई पड़ा। मेरा दिमाग अब सुन्न हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस पल में क्या करूं? मैं मम्मी मम्मी कहकर जोर जोर से रो रहा था। इससे पहले कि मैं अपनी मम्मी को बचाने के लिए कुछ कर पाता, मुझे गुड्डी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। मैं दौड़ते हुए गुड्डी के कमरे में गया। गुड्डी कमरे में लगी हुई बालकनी की रेलिंग के ऊपर खड़ी हुई थी और उसका एक पैर हवा में था। गुड्डी तुम वहां क्या कर रही हो? नीचे आओ।
गुड्डी बेटा नीचे नहीं कूदना, मैं गुड्डी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। भैया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। भैया को पकड़कर नीचे उतारने के लिए मैं उसके और नजदीक पहुंच गया। जैसे ही मैं उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो देखा वहां तो कोई था ही नहीं। गुड्डी तो कहीं गायब हो गई थी। गुड्डी रात के सन्नाटे के अलावा बाहर और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं वापस कमरे में आया तो देखा गुड्डी अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। मैं भागते हुए वापस माँ के कमरे में पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। माँ जमीन पर मरी पड़ी थी और फर्श पर खून ही खून बिखरा हुआ था। लेकिन ये बात केवल मैं जानता था, उस आत्मा हमें छोड़कर चली गई थी। गुड्डी को गोद में लेकर मैं उसी समय वहां से निकलकर बाहर की ओर भागा। पापा हम सबको उस रात अकेले छोड़कर जाने के अपराध से कभी बाहर नहीं आ पाए और गहरे डिप्रेशन में चले गए। उस काली रात ने हमारे पूरी परिवार को तबाह कर दिया। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारे